Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE 99 and I am BTech from IIT BHU. और आज के इस ग्रेविटेशन के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअली जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं उसी तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है. जो फंडामेंटल डिफरेंस है, एलिमेंट्री बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो ये है क्या कि जो पोटेंशियल होता है वो डिफाइन होता है फॉर अ यूनिट मास. यूनिट मास मतलब मास ऑफ 1 kg. और जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिफाइन होती है फॉर एनी गिवन मास. ये बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, क्या बोला कि साहब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इट इज डिफाइंड फॉर अ यूनिट मास. यूनिट मतलब 1, यूनिट मास मतलब 1 kg, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, यूनिट फोर्स मतलब 1 न्यूटन, ऐसा है. तो जो पोटेंशियल डिफाइन होता है वो यूनिट मास के लिए डिफाइन होता है. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन होती है गिवन मास के लिए. जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन मास. जैसे डेफिनेशन अगर तुम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, पोटेंशियल की हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े थे. पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से एक है ना यूनिट मास को गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. अब पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, ध्यान सुनना. इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग गिवन मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. इसलिए मैंने बोला जो पोटेंशियल है इट इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी गिवन मास के लिए डिफाइन होती है. दोनों में एक छोटा सा रिलेशन भी है और 2 लाइन का प्रूफ भी है. ठीक है, दोनों में एक छोटा सा ये रिलेशन है. क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल. ठीक है, इसलिए मैंने बोला पोटेंशियल यूनिट मास के लिए और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये किसी गिवन मास के लिए डिफाइन होती है. कैसे कैसे है ना, 2 लाइन का प्रूफ है. ठीक है, छापते चले कैसे कैसे प्रूव हो रहा है बता देता हूँ. अब देख 2 लाइन का प्रूफ है. ठीक है, रिलेशन क्या है, कैसे कैसे आ रहा है. हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल. वी मतलब पोटेंशियल, एम मतलब मास है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी है. 2 लाइन का प्रूफ है ना, थोड़ा ध्यान देना. जैसे ये मान ले कोई फिक्स्ड मास है, ठीक है, और ये कोई ये गिवन पॉइंट है. ये मान ले कोई भी गिवन पॉइंट P है, यहाँ कहीं मान लेते हैं इन्फिनिटी है. ठीक, तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. एक्सटर्नल एजेंट यूनिट मास को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक. एक्सटर्नल एजेंट मान लीजिए छोटा सा एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये एक्सटर्नल एजेंट इस यूनिट मास को 1 kg के मास को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा वो होगा इस मास की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल. ठीक है, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन. किस पर? यूनिट मास पे. दिस इज डिफाइंड फॉर यूनिट मास. एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये किसी गिवन मास के लिए डिफाइन होगी. जैसे मान ले कोई तुम्हारे पास गिवन मास m kg है, तो इस गिवन मास को एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस गिवन मास. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन है किस पे, गिवन मास पे. यूनिट मास पे एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा पोटेंशियल, गिवन मास पे एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा पोटेंशियल एनर्जी है. अब दोनों को रिलेट कैसे करें, बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, ध्यान सुनना. यूनिट मास को यहाँ से यहाँ तक ले जाना में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन कर रहा है, उतना ही जितना की पोटेंशियल. अब सोच 1 kg मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन अगर V होता है तो सोच के बोल
mkg मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या वर्क डन, समझा है ना, अभी छापना नहीं है, आवाज नहीं आई, ये सुनो, mv हो जाएगा। yes, sir. अरे 1 kg को यहाँ से यहाँ तक लाने में 1 kg को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना है v, तो mkg को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन, अरे हम से मल्टीप्लाई कर दे, 1 kg के लिए v, 2 kg के लिए 2v, 3 kg के लिए 3v, mkg के लिए mv। और सोच के बोल, mkg को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है, क्या वही तो उस मास की पोटेंशियल एनर्जी होती है। This is the basic definition of potential energy. How potential energy is defined? It is defined as work done by external agent in bringing a given mass very slowly from infinity to the given point. आवाज नहीं आई, ये सुनो, एक्सटर्नल एजेंट किसी गिवन मास को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करेगा वही हो जाएगी उस मास की पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से समझ लें रिलेशन कैसे निकाला, यूनिट मास को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन कितना, पोटेंशियल v, तो m मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, m इंटू वी, और m मास को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन है वही तो हो जाती है m मास की पोटेंशियल एनर्जी बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये छोटा सा रिलेशन है, हैंस u बराबर हैंस u बराबर, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल। इसको एक और तरीके से हम ऑल्टरनेटिवली डिफाइन करते हैं, पहले इतना छापें, ये जो रिलेशन है रिलेशन सेम है, बस इसको एक और फॉर्म में हम, है ना, एक डिफरेंट वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो रिलेशन बोलता है u बराबर m इंटू वी, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है ध्यान से सुने, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द मास इज प्लेस्ड। बोलो मैंने क्या बोला, ठीक सुना, potential energy is defined as product of mass and potential at the point where the mass is placed। जहाँ मास बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल देख, जो पार्टिकल बैठा है उसका मास देख, और दोनों को धीरे से ये कर दे, ये मतलब मल्टीप्लाई कर दे, तो वो आ जाएगा, वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या, थोड़ा है ना इलैबोरेट करके समझाता हूँ। जैसे मान ले कोई ग्रेविटेशन फील्ड का रीजन है, दिस इज अ रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसके किसी भी पॉइंट पे मान ले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v है। जैसे हम सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की इन्फ्लुएंस में बैठे हैं, समझ आ रहा ना, जिसके किसी भी पॉइंट पे मान ले पोटेंशियल v है। अब इस पॉइंट पे तुमने एक पार्टिकल बिठा दिया m मास का क्या किया, यहाँ पे मैंने एक m मास का पार्टिकल बिठा दिया, तो इस पार्टिकल की इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ये रही तुम्हारे सामने, u बराबर mv। ये मतलब है जहाँ पार्टिकल बैठाए, फिर सुन लो, रिपीट, जहाँ पार्टिकल बैठाए वहाँ पोटेंशियल देख, जो पार्टिकल बैठाए उसका मास देख, और दोनों को धीरे से मल्टीप्लाई कर दे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल प्लेस एट दैट पॉइंट। और ये याद करो, क्या कुछ सेम नहीं है बट सिमिलर रिलेशन है, जैसा हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे F बराबर m। ये सुनो, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अच्छे से पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट, सारी एनालॉजी तुम्हें मिलेगी नेक्स्ट सेक्शन में फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी बताऊंगा इसका एनालॉगस फार्मूला क्या वहाँ पे, अभी है ना थोड़ा फंडे रिकॉल करने की कोशिश कर, ठीक है। तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो, जैसे मान ले कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, जिसके किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल बैठा दे ऑफ मास m, तो इस पार्टिकल पे इस पोजीशन में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हम लोग ये पढ़ा करते थे, ये सुनो, F बराबर m। तो यहाँ पे भी क्या बोलते थे, जहाँ पार्टिकल बैठा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखो, जो पार्टिकल बैठा उसका मास देखो और मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल प्लेस एट दैट पॉइंट। वैसे ही तो है, जहाँ पार्टिकल वहाँ फील्ड इंटेंसिटी, जो पार्टिकल उसका मास मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बोलता है, जहाँ पार्टिकल बैठा वहाँ पे पोटेंशियल देख, एनर्जी इज रिलेटेड टू पोटेंशियल, और जो ग्रेविटेशन फोर्स है इट इज रिलेटेड टू फील्ड डेंसिटी, बट है ना सिमिलर रिलेशन है, जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल देख, जो पार्टिकल उसका मास देख, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगी उस पार्टिकल की उस पोजीशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और बिल्कुल सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका जो एनालॉगस फार्मूला है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल सिमिलर फार्मूले तुम लोगों को नेक्स्ट सेशन मिलेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, देयर इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी। यहाँ पे हम मास पढ़ते हैं, वहाँ पे चार्ज आ जाता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूरी एनालॉजी चलेगी। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अलग से जो है सेपरेट फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कंडीशन इज देयर, है ना, प्रोवाइडेड अगर तुम्हें ग्रेविटेशन के फार्मूले याद हैं तो। सो अब यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। क्या है, कैसे कैसे डिफाइन होती है? जैसे मान ले 2 पार्टिकल्स हैं m1 और m2 के, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। क्या है, 2 पॉइंट मासेस हैं m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो इन दोनों मासेस के सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ डिफाइंड एज दिस, ये रही तुम्हारे सामने, माइनस जी m1 m2 अपॉन r। m1 m2 2 पार्टिकल्स के मासेस हैं, r मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन है, 2 लाइन का, है ना, डेरिवेशन है। लिखें भाई डेरिवेशन में क्या है, कैसे कैसे आ रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m1 एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेशन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, जो है ना आइडिया इन्वॉल्व है, वो ये है क्या, कि जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे हम पोटेंशियल निकालें और जो पार्टिकल बैठा है उसका मास देखें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, u बराबर mv। तो हम क्या करने वाले हैं, m1 से r डिस्टेंस पे जहाँ पे m2 बैठा है वहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे और जो पार्टिकल बैठा है उसका मास तो हमें पता ही है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो क्या हम लोग m मास से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं? हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो। m मास से r डिस्टेंस पे व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल? इट इज माइनस ऑफ gm/r। क्लियर है? तो बता, m1 से r डिस्टेंस पे जहाँ पे m2 बैठा है वहाँ पे क्या हम पोटेंशियल ये ले सकते हैं? फॉर्मूला वही है, माइनस ऑफ gm/r। m की जगह क्या रख दिया, m1। इस मास की वजह से पूछ रहे हैं ना, तो m मतलब m1 चिपका दिया और r होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मास। इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो r तो खैर आ रही है। ठीक है, छापते चलें। तो जहाँ पे पार्टिकल बैठा है वहाँ पे हमने पोटेंशियल देख लिया है, जो पार्टिकल उसका मास तो वैसे ही पता है, मल्टीप्लाई कर दे। तो आगे लिखें, potential energy is defined as product of mass and potential at the point where the mass is placed। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, u बराबर mv। ठीक है, तो जहाँ पार्टिकल m2 बैठा है वहाँ पे हमने पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल लिया है, जो पार्टिकल बैठा है उसका मास m2 और चिपका दे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो m मतलब छाप दे m2 और v मतलब छाप दे माइनस ऑफ gm1/r। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहीं से प्रूव हो जाता है, माइनस gm1m2 अपॉन ये माइनस ऑफ gm1m2 अपॉन r। क्लियर है? इसको हम ऑल्टरनेटिवली भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, इसकी वजह से पोटेंशियल देखा, इसका मास देखा, मल्टीप्लाई कराया। उल्टा सोच, क्या इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, इसका मास देखो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या तब भी सेम एक्सप्रेशन आएगा? m2 से r डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल कितना, माइनस gm2/r यूजिंग दिस फार्मूला, है ना। और इस पार्टिकल का मास देख, m1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस gm2/r इंटू m1 सेम आ गया ना रे। ये सुनो, m2 से r डिस्टेंस पोटेंशियल क्या लिखेगा, तो जहाँ पार्टिकल बैठा है वहाँ पोटेंशियल देख लिया है और जो पार्टिकल उसका मास देख लिया, अरे वही तो है रे, माइनस ऑफ gm1m2/r। तो ऐसा मत सोचना कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है ये सिर्फ m2 की है या सिर्फ m1 की है, ना 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 ना। इस फॉर्मूले में दोनों पार्टिकल्स का, है ना, मिला जुला इफेक्ट है, दोनों का, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका हमने मास लिया और उसकी वजह से पोटेंशियल देखा, उल्टा इसकी वजह से पोटेंशियल देख, इसका मास देख, एक ही बात है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बोथ द मासेस। m1 की नहीं है, m2 की नहीं है, किसकी है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम मतलब कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मासेस, दोनों मासेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है,
इसी है ना पोटेंशियल एनर्जी को हम कभी कभी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कभी कभी इस तरह से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा है ना कंसेप्ट तुम लोगों को बता देता हूँ। इसको कभी कभी इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ध्यान सुनना, क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing one mass very slowly from infinity to the given point, keeping the other mass to be fixed। क्या आप एक मास को फिक्स कर लें, कर लिया। अब देखो दूसरे मास को इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क डन करेगा वो हो जाएगी इन दोनों मासेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख ले GPE, ऑफ 2 पॉइंट मासेस इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय external agent in bringing one mass very slowly from infinity to the given point, from keeping one mass to be fixed, keeping the other mass to be fixed। भाई यही तो डिफरेंस है इन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे m मास से r डिस्टेंस है तो मैं पोटेंशियल निकालना है तो क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। यूनिट मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है वो होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन होता है, यूनिट मास के लिए, एनर्जी गिवन मास के लिए। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग वन मास वेरी स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, कीपिंग द अदर मास टू बी फिक्स। इसको फिक्स कर ले, इसको पकड़ ले। अब दूसरे मास को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म करेगा वो हो जाएगी इन दोनों मासेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से भी उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ मासेस। ठीक है, जैसे ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ये तो 2 मासेस के लिए हो गया, माइनस ऑफ G m1 m2/r। मान ले सिस्टम में कई सारे मासेस हैं, 3 मास हैं, 4 मास हैं, 5 हैं, 50 हैं। देन हाउ टू फाइंड आउट टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। फिर सिस्टम की हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या है वो पकड़ते हैं। तो अप्रोच अब ये है, जैसे मान ले हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे मासेस हैं, है ना, m1 है, m2 है, m3 है, कुछ और भी हो सकते हैं। इनके बीच का कुछ सेपरेशन मान लेते हैं, है ना, कि साहब r1 है, ये सेपरेशन मान लो, r2 है, ये सेपरेशन मान ले। तो अप्रोच ये होता है कि ऐसे केस में हम लोग सिस्टम में नंबर ऑफ पेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पेयर समझते हो, 2-2 के जो रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर। इस सिस्टम में तुम लोगों को कितना पेयर्स दिख रहे हैं, इस सिस्टम में पेयर्स मतलब 2-2 के पेयर्स कितने दिख रहे हैं, देयर आर 3 पेयर्स। m1 m2 का एक पेयर है, m2 m3 का एक पेयर है, m1 m3 का एक पेयर है। हर एक पेयर की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, फिर उन सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी इसका स्केलर समेशन कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वो जो इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी इसका स्केलर सम है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा है, जैसा अप्रोच है ना। देखो क्या करेंगे, हर एक जो पेयर है ना, हर एक पेयर की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। कुछ 1-2 की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ 2-3 के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ 1-3 के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी, और सबको निकाल के उठा के ऐड कर देंगे। स्केलर सम, एल्जेब्रिक एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। जितने भी ये इस तरह के टर्म्स हैं, वर्क डन, एनर्जी, हीट, ये सारे स्केलर टर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब क्या है, स्केलर है, कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं, सीधा उठा के ऐड कर दे, खड़ाक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं 1-2। तो m1 m2 के मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हम ये ले सकते हैं, फॉर्मूला वही है, अभी भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, u बराबर माइनस ऑफ G m1 m2/r। तो m1 m2 का हो जाएगा माइनस G m1 m2 और डिस्टेंस हो गया मान ले r1। ऐसे ही 2-3 के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, 2-3 के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेंगे, साइन के साथ रखना पड़ेगा, साइन के साथ रखना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन है ना,
सो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वर्क पावर एनर्जी में भी तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, बट क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है? ये सुनो, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो वही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन है। अब वर्क डन तो क्या है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, तो साइन है ना, कंसिडर करना पड़ेगा। तो M2 M3 की हो जाएगी M2 इंटू M3 और डिवाइड बाय मान लें इनके बीच का सेपरेशन R2 है। ऐसे ही 1 और 3 के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -G M1 M3 और डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन R3 है। तो ये हो जाएगी इन तीनों मासेस के सिस्टम की टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक रिलेशन आया इन बिटवीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो रिलेशन ये है, बहुत काम का रिलेशन है, कमाल का रिलेशन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, स्टेटमेंट पहले सुना है क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या बोला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब पूछोगे ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे हमें दो मासेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना मतलब असलियत में क्या चेंज कर रहा है? उन मासेस का रिलेटिव ओरिएंटेशन, हाउ द मासेस आर कैप्ट इन द स्पेस। आसान भाषा में उनके बीच का सेपरेशन चेंज कर रहा है ना। मासेस का कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे मासेस हैं तो ऐसा है, यहाँ पे हैं तो ऐसा है ना, मतलब है ना, मासेस के साथ थोड़ा गेम खेल रहा है। समझ रहा है ना बिड़ू, है ना, संडे है ना रे, गेम खेल रहा है, ठीक है, 7 बजे के बाद, छुट्टी के बाद गेम खेलेगा ठीक है, तो ऐसा है। किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब उन मासेस का रिलेटिव सेपरेशन चेंज कर रहा है, रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे एक छोटा सैंपल दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान ले कि साहब ये दो मासेस हैं, किसी सेपरेशन R पे बैठे हैं, ठीक है, और इन दो मासेस को आप यहाँ से किसी R1 पे, है ना, इन दो मासेस को आप R1 से उठा लें और किसी डिस्टेंस R2 पे बिठा दें, किसी सेपरेशन R1 से उठा के यहाँ पे बिठा दें। तो हमने यहाँ पे मासेस का क्या चेंज कर दिया? इसको बोलता है कि ओरिएंटेशन आप चेंज कर दिया आपने, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। मासेस M1 पे थे, उठा के, मतलब R1 पे थे, उठा के R2 पे बिठा दिया। तो मासेस को यहाँ से यहाँ तक उठा के शिफ्ट करने में एक्सटर्नल एजेंट उतना ही वर्क डन करता है जितना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज हमेशा ध्यान रखें, इट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यूआई मतलब दोनों मासेस के सिस्टम की, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हो। दो मासेस हो सकते हैं सिस्टम में, 3 हो सकते हैं, 4 हैं, 5 है, 50, कितने भी हो सकते हैं। यूआई का मतलब है पूरे सिस्टम की इनिशियली टोटल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। यूएफ क्या है? फाइनली सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। छाप ले, 2 लाइन का डेरिवेशन है, तो लिखें थोड़ा सा। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द सिस्टम ऑफ 2 मासेस। तो ऐसे सोचो कि दोनों मासेस इनिशियली यहाँ पे थे, इनिशियल पोजीशन, और दोनों मासेस फाइनली यहाँ पे आ गए, ये फाइनल पोजीशन है। दोनों मासेस को यहाँ से किसी R1 से उठाया, किसी R2 पे बैठा दिया। तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में हम मासेस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अब ध्यान से सोचें, यहाँ से यहाँ आपने शिफ्ट किया, तो इन मासेस पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि वर्क डन में कंट्रीब्यूट करेंगे? बोलो भाई, आवाज नहीं आई? नहीं? यस सर। समझ पा रहे हो? ये देख यस भाई, दो मासेस को तुमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो ऑफकोर्स ग्रेविटेशन फोर्स है, दो मासेस के बीच में, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स लगते हैं। तो एक तो आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा क्या आएगा? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो तुम्हें निकालना है ना। मासेस को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहा है भाई, दोनों मासेस अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो उन मासेस को सेपरेट करने में कुछ ना कुछ मेहनत लगेगी ना, है ना उनके ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो नेट वर्क डन के नाम पे दो फोर्सेस हैं जो वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स
और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा ध्यान से सोच, क्या इनिशियल और फाइनल सब निपट जाएगा इसमें? हमने मासेस को यहाँ से उठाया रख दिया, यहाँ से उठाया रख दिया, मतलब सिर्फ उठाना है और रखना है, उठाना है रखना, और कुछ नहीं करना। और कुछ मतलब क्या कर सकते हो? उन मासेस कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं करना है, कोई मोमेंटम इम्पार्ट नहीं करना है, कोई काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट नहीं करना है। उठाना है रखना है, उठाना है मतलब इनिशियली भी जो मासेस हैं यहाँ पे रेस्ट पे थे, फाइनली भी जो मासेस यहाँ पे आए R1 पे भी रेस्ट पे थे, फाइनली R2 पे भी रेस्ट पे थे, ऐसा है। तो है ना यहाँ पे भी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 दिख रही है और यहाँ पे भी मासेस रेस्ट पे ही हैं। एक्सटर्नल एजेंट ने सिर्फ क्या किया, उठाया रख दिया, उठाया, तो इनिशियली भी काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? कंजर्वेटिव फोर्स। ये सुनो, एज ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे ही एक छोटा सा लिख ले ब्रैकेट में, कहीं भी क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर ले। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब बता, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं, done by conservative force is equals to minus delta U. नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखें, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। WC चिपका दोगे प्रो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ WC इन इक्वेशन नंबर 1। तो WC की जगह माइनस डेल्टा U अगर आप रखेंगे तो W एजेंट माइनस डेल्टा U बराबर, क्लियर? WC की जगह बस माइनस डेल्टा U चिपका दिया, इसको उधर ले जाओगे प्रो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज डिफाइंड एज, तो ऐसे याद रखें रिलेशन को, बहुत काम का रिलेशन है, कई बार तुम्हें है ना जीवन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये तुम्हें SHM में भी हेल्प करेगा और बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम रिलेशन तुम लोग अगले सेशन में भी पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बस यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला बस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो मासेस के सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग इजी पढ़ते हो, इसका एनालॉगस वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, जहाँ पे G दिखे वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दे, जहाँ पे मासेस दिखें चार्जेस डाल दे, तो वहाँ पे इसका एनालॉगस ऑफ फॉर्मूला ही हो जाएगा, और माइनस की जगह ऑफ कोर्स प्लस हो जाएगा ये। तो अगर तुमने ग्रेविटेशन में सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं, अच्छे से अगर पढ़ लिया है, तो नेक्स्ट सेशन बहुत सुकून में बीतेगा। और इस सेशन में अगर मस्ती मारी तो ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी इसे। 11th में रगड़ के मेहनत कर ले, 12th में जीवन बहुत सुकून में बीतेगा। G की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दिया है, मासेस की जगह चार्जेस आ गए, R तो खैर वही है यार, ऐसा है। सिमिलर फॉर्मूले मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लियर? इसका यूज़ क्या है ना, फॉर्मूले का फॉर्मूला तो तुमने देख लिया, बट ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक इसको अप्लाई ना करके देखा जाए। ठीक है, फिजिक्स में यही दिक्कत जाती है, बच्चे लोग क्या है ना, थ्योरी में लगे रहते हैं कि थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, कुछ ना होता है रे थ्योरी से। जब तक उन कंसेप्ट्स को, उस थ्योरी को, है ना, फॉर्मूलों को प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं करते हो, तब तक वो थ्योरी क्लियर ही नहीं होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल बनाने से कंसेप्ट और तुम्हारे पक्के होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। एक छोटा सैम्पल दिखाता हूँ, मतलब एक है ना छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख ले। फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the separation between masses m1 and m2 from r1 to r2। जैसे मान ले एक छोटा सा तुम्हें सवाल दे दिया कि साहब दो मासेस हैं m1 m2, इनिशियली r1 पर बैठे हैं और हमारा टारगेट ये है कि इन मासेस को r1 से उठा के किसी r2 पे बिठा दे। तो बता इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट ने कितनी मेहनत की, कितना काम किया, कितनी उसने एनर्जी सप्लाई की। एक ही बात है, वर्क डन पूछे, एनर्जी पूछे, बात तो एक ही है। एनर्जी भी क्या है, एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है भाई, तुम्हारे पास एनर्जी होगी तभी तो तुम वर्क डन परफॉर्म कर सकते हो, एनर्जी ही नहीं है वर्क डन कहाँ से करेगा। ठीक है, तो मान ले अपना सब टारगेट ये है कि इन मासेस को, ठीक है ना,
R1 से उठाना है और R2 पे बिठाना है। तो बता इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन करेगा? तो एक्सटर्नल एजेंट उतना ही वर्क डन करेगा जितना कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और चेंज बोले तो फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली मतलब इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? ठीक है, माइनस Gm1 M2 बाई R, और मतलब R2 माइनस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बोल कितनी हो गई? आवाज़ नहीं गई, ये सुनो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस Gm1 M2, डिस्टेंस मान ले R1 है। क्लियर है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनली आ जाएगा। हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पार्टी माइनस हो गई। तो ये एक्चुअली में इस फॉर्मूले का यूज़ है। ठीक है, कि जब भी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कोशिश करता है तो वो उतना ही वर्क डन करता है जितना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी तक हम लोग जो दो क्वांटिटीज़ पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। ठीक है, और वो रिलेशन ये होता है, क्या? इसको बोला गया रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं, ई ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी, वी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एक्स मतलब डिस्टेंस। रीड आउट ऐसे करते हैं, फॉर्मूले को ऐसे बोलता है। ठीक है, कि ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या बोलता है? ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट बहुत मैटर करता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन होती है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट है, उसी तरह से जैसे अर्थ है तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड इट इज़ फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल किधर जा रहा है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जिधर मर्जी जाए। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो नीचे ही रहेगा, पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए किसी एंगल पर जाए। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ का नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? दो लाइन का डेरिवेशन है, छापते चला तो लिखें भाई डेरिवेशन में बाय द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बताएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी? ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ चुके हैं। अभी जो करंट तुम्हारा चैप्टर चल रहा है वहाँ पे भी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे तो उसमें एक रिलेशन बताया था फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। Force is negative of du by dx. फोर्स इज डिफाइंड एज, बताया ना, ये बहुत पॉपुलर फार्मूला है। ये जो रिलेशन जब हम लोग पढ़े थे ना, F बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो उस टाइम भी मैंने तुम लोगों को बताया था ये इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कोलिजन में भी यूज़ करेंगे, इसको है ना ग्रेविटेशन में भी यूज़ करेंगे। देखिए यूज़ अब आ गया ना। इस रिलेशन को तुम है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखोगे। इसकी हमें ज़रूरत SHM में भी पड़ेगी जब हम लोग है ना किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। ठीक है, है ना, तो वहाँ पे भी इसके ट्रेसेस मिलेंगे। छापते चले। फोर्स इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर है? यहाँ पे F कितना है, U कितना है, वो थोड़ा सा देख लें। क्या हम ग्रेविटेशन फोर्स को ये ले सकते हैं? ये सुनो, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी? F बराबर एम ई। ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी क्या रिलेशन पढ़ाते हो? F बराबर एम ई। क्लियर? ये सुनो, ऐसे ही पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में, ये तो हम लोग आज के ही डेट में रिलेशन पढ़े। पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द मास इज प्लेस्ड। कुछ नहीं करना है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं, दोनों की वैल्यू चिपका दे,
एफ कितना है छाप दे, यू कितना है, हो गया प्रूफ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। बोलो भाई, क्लियर है? तो F की जगह m ही चिपका दिया, फोर्सेस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी, और जहाँ पे u था उसको mv चिपका दिया। क्लियर? एक गिवन बॉडी के लिए उसका मास कांस्टेंट रहेगा, उसको हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। एक गिवन बॉडी के लिए उसका मास कांस्टेंट रहेगा, कैन बी रिटन आउटसाइड ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये सुनो, तो ये तो एज इट इज है, m बाहर निकल ले तो d/dx लग जाएगा v पे, m बाहर आ गया ना, तो माइनस m और d/dx चिपक गया v पे, तो दिस इज dv/dx। m जाएगा, रिलेशन आएगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आगे लिखें, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस, इसी में है ना, अभी इसी में कुछ और एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व्स। तो इसमें सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है dv/dx, क्या ये स्लोप हो जाएगा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का? ये सुनो, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या पढ़ते हो, dv/dx। तो v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, dv/dx, है ना? थोड़ा सा रिलेट करके तुम लोगों को बता रहा हूँ। जैसे y वर्सेस x ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या पड़ता है, उसी तरह से मान ले ग्राफ है इन बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, राइट? तो स्लोप का बेसिक फॉर्मूला वही है क्या, कि जब स्लोप इज dy/dx, बस y को रिप्लेस करा दें बाय पोटेंशियल v, और x ये तो वैसे ही डिस्टेंस x है, तो y की जगह यहाँ पे v चिपका दे, x ये तो x ही है। ठीक है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, इट इज dv/dx। y की जगह v आ गया, x ये तो वैसे ही x है, तो ये जो dv/dx है क्या है भाई, ये जो dv/dx है इसी को हम बोल सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो ये आ गया dv/dx। अब जहाँ पे dv/dx दिख रहा है ना, उसकी जगह स्लोप चिपका दे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो फाइनली आउटकम ये आया, हेंस ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ क्या, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। क्या आया रिजल्ट? ठीक है, तो रिजल्ट भी आया क्या, कि ए बराबर नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इसका यूज़ क्या है ना, पहले इतना छापें। तो जैसे अभी तुम लोग सवाल बनाने जाओगे, ठीक है, तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं क्या, तुम्हें एक ग्राफ देगा, ठीक है, एक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ दे दिया उसने, ठीक है, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, तो बोलेगा बताओ अपनी मर्जी से राइट। यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी। क्या पूछ सकता है, बता ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, मास से डिवाइड करते हैं एक्सेशन कितना है, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ग्राफ का स्लोप। क्या निकालना पड़ेगा, और स्लोप निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं। स्ट्रेट लाइन के अगर कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो स्लोप हम ऐसे निकाल लेंगे क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। या फिर अगर एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा गिवन है तो स्लोप को हम ऐसे निकाल लेंगे क्या, tan थीटा। निकाल लिए। अब इस स्लोप की जो नेगेटिव वैल्यू होगी, स्लोप नहीं, स्लोप का जो नेगेटिव होगा, स्लोप का जो नेगेटिव होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी को। ये इसका यूज़ है। तो v वर्सेस x ग्राफ होगा, उसका स्लोप निकाल ले, इधर बाय यूजिंग दिस और बाय यूजिंग दैट। और स्लोप का जो नेगेटिव होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी। या मास गिवन है तो हो सकता है फोर्स पूछ ले, F बराबर m। क्या पूछेगा, यू ऑल्सो फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ दिस मास। तो उस फील्ड डेंसिटी को मास से मल्टीप्लाई करा दे। एक्सेशन पूछ सकता है, एक्सेशन बराबर फोर्स मास। एक्सेशन कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा देगा, बोलेगा t बराबर 0, पार्टिकल ऐसे स्टार्ट कर रहा है, बता 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी।
बता है ना 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस भागेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब आगे बहुत सारी चीज़ें है ना प्रोसीड करके पूछ सकता है। तो अप्रोच अपने को क्लियर होना चाहिए शापले। और ये सारे के सारे जो हम लोग रिलेशंस पढ़ रहे हैं ना, ये एज इट इज तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी ग्रेविटेशन पोटेंशियल, देयर इट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम फार्मूला है E बराबर माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स तो ऑफकोर्स है ना, डिस्टेंस सही है, सारे सिमिलर फार्मूले बनेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पूरी है ना एनालॉजी चलेगी। जैसे मान ले कोई है ना ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, क्या है, कोई भी ग्रेविटेशन फील्ड का रीजन, जैसे हम सब अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के इन्फ्लुएंस में बैठे ले हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें हम सब पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो ये मान ले कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, ठीक है साहब, जिसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ लिए हैं ए और बी, है ना, ध्यान सुनना, व्हाट इज अ कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ये बोलता है क्या कि इन 2 पॉइंट के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल है, क्या है, इन 2 पॉइंट के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो उतना ही होगा जितना कि यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। अच्छा कंसेप्ट है थोड़ा, है ना, ध्यान से सुने, पेशेंस से सुने एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बस सुने ठीक है। क्या बोला कि साहब एक ग्रेविटेशन फील्ड का रीजन है, इसमें कोई भी आप आर्बिट रैंडम 2 पॉइंट्स ले लें ए और बी, इन 2 पॉइंट के बीच का जो चेंज इन पोटेंशियल होगा ये उतना ही होगा जितना कि यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी होगा। डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल है, तो चेंज हमेशा ध्यान रखें इट इज़ डिफाइंड एज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे ये मान ले इनिशियल है ना, और ये सब फाइनल पोजीशन है, तो वी आई मतलब इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वी एफ मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, और डब्ल्यू ई का मतलब है दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी। वो क्या है, कैसे कैसे है ना, उससे निपटेंगे वो बताऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। कांस्टेंट है तो कैसे निकालते हैं, है ना, फील्ड डेंसिटी वेरिएबल है तो कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, है ना, इट्स अमेजिंग। नेगेटिव साइन वही है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई करता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे यहाँ का नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता था, वही मतलब यहाँ के नेगेटिव साइन का है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यही इंप्लाई करता है क्या कि साहब जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, इट इज़ फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जो मर्जी करना है करता रहे, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगी। छाप लो, फिर डेरिवेशन पे आते हैं, क्या है फॉर्मूला कैसे सारा है। सो डेरिवेशन यहाँ से शुरू होता है, डेरिवेशन की जो जर्नी है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ये सब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, गट्टा ऑफ चेंज इन पोटेंशियल जी, छापते चला। अब इसमें 2 वैल्यूज़, वर्क डन कैसे निकालना है, डेल्टा यू कैसे निकालना है। पहले वर्क डन, तो वर्क डन तो भाई है ना कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो कांस्टेंट फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जगह मैंने चिपका दिया डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है साहब। डेल्टा यू से कैसे निपटे, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जैसे पोटेंशियल जी हम लोग क्या रिलेशन पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, U बराबर एम वी, ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। क्या इसके हिसाब से मैं फार्मूला ये बना सकता हूँ, ये समझ लो तो सोच लो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। क्या तुम्हें ये चमका, इससे हमने ये कैसे लिखा, आवाज़ नहीं आई, यहाँ से हम इस स्टेप पे कैसे मूव करें, ये सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम किसी भी मास का जो पोटेंशियल है, ध्यान सुनना एवरीवन, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर तुम किसी भी पॉइंट मास का पोटेंशियल डेल्टा वी से चेंज करते हो देन द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स पोटेंशियल इज एम डेल्टा वी। असलियत में उसका मतलब ये है, एम मास का पोटेंशियल अगर आप डेल्टा वी से चेंज करते हो तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन इट्स पोटेंशियल इज एम इंटू डेल्टा वी। चमका नहीं होगा रे तुम लोगों को ठीक है, ये कहीं से आ गया, डेल्टा यू बराबर
रुको 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 रुको, जिनको जिनको ये नहीं चमका है सिर्फ तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, उसको मैं 2 पॉइंट्स पे ले जा रहा हूँ, है ना, m मास का पार्टिकल है, उसको यहाँ से उठा के चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, है ना, तो धीरे धीरे चला रहा है, ठीक है। मान ले यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, ठीक है। तो सोच के बता, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो क्या इस पार्टिकल की इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, ये सुनो। और अगर ये पार्टिकल यहाँ पे तो क्या इसी की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये होगी, ये सुनो। भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द मास इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास इनटू यहाँ का पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मास इनटू यहाँ का पोटेंशियल। दोनों को उड़ा दे, हो गया प्रूफ। उड़ा दे मतलब सब्ट्रैक्ट करा दे। देख एलचेस उड़ा और आरचेस उड़ा। अरे हाँ ना तो बोलो रे, ये सुनो 10 - 10 और 10 - 10 पूरा मैथमेटिकल है, नहीं पूरा मैथमेटिकल प्रूफ करा रहा हूँ तुम लोगों को, कोई हवा हवाई बात नहीं, नो हवा हवाई, ठीक है। तो U2 - U1 क्या है? डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। V2 - V1 क्या है? डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ रहा ना? ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि अगर m मास का पोटेंशियल आप डेल्टा V से चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी m इंटू डेल्टा V। पहले लिखो फिर छापना, पहले लिखो। इफ पोटेंशियल ऑफ मास m changes by delta V, then the corresponding change in its potential energy is। अब ये वाला फॉर्मूला लिख ले, डेल्टा U बराबर m डेल्टा V, डेल्टा U बराबर m डेल्टा V। अब ये पूरा है ना डेरिवेशन का अप्रोच लिख लो। हाउ दिस एक्सप्रेशन कम्स, डेल्टा U बराबर m डेल्टा V, इसका पूरा सोर्स लिख लें। डेल्टा U की जो वैल्यू है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा U इन इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन आपका आ जाएगा F डॉट D बराबर माइनस डेल्टा U मतलब m इंटू डेल्टा V, ठीक है। अब रहा सवाल F से कैसे निपटें। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड फील्ड डेंसिटी? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी, है ना, तो बोलो रे क्या पढ़ते हो? F बराबर m, सब वेक्टर फॉर्म में चल रहा है तो वेक्टर फॉर्म में चिपका दे। तो F की जगह जहाँ पे F दिख रहा है ना उसकी जगह m ही चिपका दे, यस। तो F की जगह m ही चिपका दिया और डॉट D है तो एज इट इज है माइनस ऑफ m में मड़ा दे। E डॉट D बराबर माइनस ऑफ डेल्टा V। ध्यान से देखो, व्हाट डज दिस टर्म रिप्रेजेंट? व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी। इसके बाद लिखें, थोड़ा लिखा रहा हूँ। After this last step, write down work done by gravitational field density is अब यहाँ पे एक और दमदार कंसेप्ट आया, अच्छा कंसेप्ट आया, है ना। सब लोग थोड़ा सा पेशेंस से सुने, है ना, ब्लाइंड रटना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी है। देख, जैसे हम लोग फोर्स का वर्कडन पढ़ते हैं उसी तरह से फील्ड डेंसिटी का भी वर्कडन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फोर्स का वर्कडन कैसे डिफाइन करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही फील्ड डेंसिटी का वर्कडन क्या डिफाइन करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चमका नहीं रहा तुम लोगों को, है ना, थोड़ा सा डिटेल में चमकाता हूँ। जैसे फोर्स का तुम लोग वर्कडन पढ़ते हो ना कि साहब, है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्कडन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से वर्कडन बाय फील्ड डेंसिटी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या? बाय एनालॉजी कि साहब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब रुको रुको रुको, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? यहाँ पे रुको कि वर्क डन बाय फील्ड डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। रुको रुको रुको, क्या बोला? तो सवाल तुम्हारे मन में ये आ सकता है, एक, है ना, नेचुरल सा सवाल है, ठीक है, कि साहब वर्क डन तो हम फोर्स का डिफाइन करते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी भी क्वांटिटी का वर्क डन डिफाइन कर सकते हो। कल को तुम बोलोगे साहब मास का वर्क डन डिफाइन कर रहे हैं ठीक है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन डिफाइन कर दिया, नहीं, वर्क डन तो हम सिर्फ फोर्स का डिफाइन करते हैं, एक्सेशन का वर्क डन थोड़ी डिफाइन करते हैं। वर्क डन हम फोर्स की वजह से डिफाइन करते हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन वर्क डन बिकॉज ऑफ फील्ड डेंसिटी? मतलब आई एम आस्किंग यू, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? क्योंकि वर्क डन तो यार फोर्स का होता है, ये फील्ड डेंसिटी का वर्क डन कैसे डिफाइन हो गया? समझ आ रहा है? कोई बताएगा क्या रीज़न? दिमाग लगा थोड़ा सा।
So field intensity is also a force acting per unit mass. वेरी गुड, दिस इज द रीजन। भाई साहब फील्ड इंटेंसिटी एक तरह का फोर्स होता है, ऐसे ही रैंडम हमने उसका वर्क डन नहीं डिफाइन किया है। ऐसा थोड़ी कि किसी भी क्वांटिटी का तो वर्क डन डिफाइन कर दोगे। आज फोर्स कर रहा है, कर एक्सेशन कर देगा, फिर वेलोसिटी कर देगा, फिर मास का कर देगा, फिर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा थोड़ी होता है। हम इसलिए डिफाइन कर पा रहे हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है। विच फोर्स? एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास, है ना। जस्ट ट्राई टू रिकॉल द कंसेप्ट। हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी की सबसे पहली सबसे बेसिक डेफिनेशन यही तो पढ़े थे। ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। इफ m बराबर 1, E बराबर f, दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। ये फंडा है। Gravitational field density is also a force. Which force? Acting on unit mass. तो ये भी एक तरह का फोर्स है, इसलिए हम फील्ड डेंसिटी का वर्क डन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? छाप ले, ठीक है। माइनस साइन इधर ले, बस हो गया प्रूफ, कुछ है थोड़ी। इसको नोट कर ले, है ना, इसको नोट कर ले। एक पॉइंट छोटा सा लिख भी लें, मैं लिखा देता हूँ। सिंस GFI, since gravitational field intensity is also a force acting on unit mass and hence its work done is defined. अब देखो तो फॉर्मूला अपना इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ई डॉट डी की जगह, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ई डॉट डी की जगह वर्क डन बाय, ये क्या बन गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी। और ये तो ठीक है भाई, और माइनस को आप इधर खिसका लें, डेल्टा भी है, डेल्टा माइनस को इधर खिसका लें, तो ये छोटा सा डेरिवेशन हो गया कि साहब चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी। छाप ले। इसका यूज़ क्या है ना, यूज़ जब तक है ना नहीं समझोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो देख यूज़ ये है कि जैसे अभी तुम लोग सवाल बनाने जाओगे, कई बार एक ग्रेविटेशन है ना फील्ड का रीजन दे देगा, पूछेगा बता, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट दे देगा, उनके हो सकता है कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है। एससी वर्मा उठाना, एससी वर्मा उठाना, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान सुनना सब लोग। जैसे मान ले कोई ग्रेविटेशन फील्ड दिया है, उसमें कोई भी 2 पॉइंट्स होना, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट दे देता है, ठीक है। पूछेगा बता, यू फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ तब होगा जब तुम्हें किसी भी ग्रेविटेशन फील्ड के रीजन में कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा या चेंज इन पोटेंशियल पूछेगा। डेल्टा वी इज व्हाट, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, समझा ना। तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच का चेंज इन पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि उस इंटरवल में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी होगा। अब पूछोगे साहब चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी निकालने कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स का वर्क डन निकालता है। कांस्टेंट फोर्स है तो उसका वर्क डन, वेरिएबल फोर्स है तो उसकी वजह से वर्क डन। सुनना 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 सुनना, जैसे मान लो अगर साहब बोलता है कि ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो उसका वर्क डन क्या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं? भाई ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एक तरह का फोर्स है, ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी एक तरह का फोर्स है, विच फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास। तो जैसा फॉर्मूला फोर्स का वर्क डन, वैसे ही फॉर्मूला फील्ड डेंसिटी का भी वर्क डन। बिंदास घुमा सकते हो, बेधड़क घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ई डॉट डी। ई डॉट बी पढ़ते हुए भी कॉस थीटा, ई डॉट डी क्या हो जाएगा, है ना, तो बोलो रे, ये सुनो, ई इंटू डी इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा। जैसे मान ले ई और डी तो मैं वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अभी एससी वर्मा के पन्ने पलटना, ठीक है, उसमें इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ई तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ऐसे केस में वर्क डन निकालने के लिए यूनिट टू यूज दिस फार्मूला, ई डॉट डी वेक्टर फॉर्म में चिपका दे। और डॉट प्रोडक्ट निकालना तुम लोगों को आता ही है, आता है कि नहीं, तुम लोग चैंपियन होगे नहीं, ठीक है। आई का से, जे का जे से, के का विद के, ये सुनो, ठीक है। हाँ, ये कब घुमाएगा, जब मैग्नीट्यूड तुम्हें गिवन हो, जब फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों के बीच का थीटा गिवन हो, समझना। जैसे मान ले, इधर देख, एवरीवन सी दिस, जैसे मान ले a particle is moving in the influence of this gravitation field density. Let's say displacement of this particle is d. Angle between direction of field density and displacement is theta. Then work done by this field density on this particle during this interval is d cos theta. ये field density इस particle पे इस interval में इतना खटाक work done कर देगा,
तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ऐसे चिपका दे, और अगर मैग्नीट्यूड गिवन तो ऐसे चिपका दे, है ना, फटाफट छापें, जल्दी जल्दी छापें। अब मान ले बोलेगा साहब फील्ड डेंसिटी हमारी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल है, जैसे हो सकता है मान ले एक्स का फंक्शन है, मान ले फील्ड डेंसिटी साहब एक्स का फंक्शन है, तो जैसा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालते हैं वैसे ही वेरिएबल फील्ड डेंसिटी का वर्क डन, कैसे, इंटीग्रेट करके। ये सुनो, हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, बोलते नहीं हो रहे तुम लोग। हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स? By integration. By integration. Work done by variable force is defined as integration of force with respect to displacement. तो क्या मैं लिखूंगा, वर्क डन बाय फील्ड डेंसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये सुनो, फोर्स की जगह जहाँ जहाँ फोर्स आ रहा है उसकी जगह फील्ड डेंसिटी आ जाएगा। यहाँ पे भी तो फोर्स की जगह फील्ड डेंसिटी, तो यहाँ पे भी चिपका दे। तो ई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स गिवन होगा, उसको यहाँ पे चिपका दे, तो इंटीग्रेट करके यहाँ से वर्क डन बाय फील्ड डेंसिटी निकल आएगा। तो अगर फील्ड डेंसिटी कांस्टेंट है तो ऐसे वर्क डन निकाल लेंगे, अगर फील्ड डेंसिटी वेरिएबल है तो ऐसे निकाल लेंगे। वर्क डन निकाल लिया, उस वर्क डन की नेगेटिव जो वैल्यू होगी, क्या बोला, उस वर्क डन की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उन दो पॉइंट के बीच के चेंज इन पोटेंशियल को। तो ये इस फॉर्मूले का यूज है, छाप लो। तो देखो ऐसा है, कैसा, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा होता है चेंज इन पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखें कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का जो डिफरेंस है इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हाँ, जो चेंज होता है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। जैसे मैं सैंपल दिखाता हूँ, जैसे बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, टेम्परेचर डिफरेंस, अभी हीट एंड थर्मो स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस टर्म्स आएंगे, है ना, ग्रेविटेशन इज अबाउट टू ओवर, ठीक है, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, फ्लूइड्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर डिफरेंस। तो जब भी डिफरेंस वर्ड आ जाए समझ जाए हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। ध्यान सुनना, क्या बोला, जो पोटेंशियल, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंस है ये हमेशा पॉजिटिव है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, जो चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल है, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या पढ़ते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल इनिशियल से बड़ा है तो पॉजिटिव, फाइनल इनिशियल छोटा है नेगेटिव, बराबर है जीरो। फील कर पा रहे, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज इन पोटेंशियल? ये सुनो, तो अगर सवाल में तुम्हें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर बी नेगेटिव। चेंज इन पोटेंशियल पूछता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से बड़ा है, हायर माइनस लोअर, डेल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव, खटैक। फाइनल पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से, फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से छोटा है, तो लोअर और माइनस हायर वैल्यू, डेल्टा भी खटैक नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा है। जैसे एक छोटा सा मैथमेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, पूछ सकता हूँ, संडे है आज, बताओ 1 और 2 में कितना डिफरेंस है। अब दूसरा सवाल पूछता हूँ, हाँ हाँ थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, तुम लोग आसान मत समझना है, दिस इज, है ना, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। दूसरा पूछता हूँ 1 - 2 कितना है, बता। 1 और 2 में कितना डिफरेंस है, आंसर इज 1, इट्स नॉट -1। 1 - 2 कितना है, -1। दिस इज द डिफरेंस, हाँ हाँ, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड चेंज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, थोड़ा मैथ्स की भाषा में समझा दिया ठीक है। 1 2 में कितना डिफरेंस, 1, तो डिफरेंस थोड़ी -1 बोलेगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव बोलेगा ना, ये सुनो। लेकिन अगर 1 - 2 पूछेगा वो तो नेगेटिव होगा रे। तो ये डिफरेंस है इन बिटवीन डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड चेंज, ठीक है। चेंज कुछ भी हो सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी डिफरेंस वर्ड आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, छाप ले। सो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे। बन रहा है अरे, तो पहला वाला आसान सवाल है, क्या है भाई, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, स्क्वायर के 4 कोपचे पे उसने चिपका दिए हैं, स्क्वायर का साइड वाइड मान ले अल्लाह, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो देखो ऐसा है,
ऐसे केसेस में हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सोच के बता, इस सिस्टम में हाउ मैनी नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर। आवाज़ नहीं आई 4. यहाँ पे। हाँ, यही गलती हुई है। अच्छा, 4 नहीं है यहाँ पे, कितने हैं? देयर आर 6 पेयर्स। कितने पेयर्स हैं, है ना? तभी आंसर तुम्हारा गड़बड़ आया होगा। ठीक है, इधर देख, यहाँ पे कितने पेयर्स हैं? 4 नहीं है रे, कितने हैं? 6 पेयर्स हैं। देख कैसे, पेयर मतलब दो दो के हैं, तो ये साइड वाले जो मासेस हैं, है ना, ये तो 4 बन ही रहे हैं। कौन से मिस हो रहे हैं? डायगोनल वाले। ये सुनो। अरे ये भी तो मासेस है ना, पेयर बनाएंगे ना। ऐसे ही ये दोनों मासेस भी तो एक पेयर बनाएंगे। नहीं, ये बना रहा है तो ये छोड़ेगा थोड़ी, बोलेगा मैं भी बनाएगा, संडे को बनाएगा पेयर। ऐसा है, ऐसे बोलेगा, समझ ना? तो हर एक पेयर की निकाल उठा के ऐड कर दे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद ये साइड से शुरू करते हैं। तो सब लोग साइड मासेस में पहले कॉन्सेंट्रेट करें। ये सुनो, तो इन दोनों फॉर्मूला वही है, -GMM/GM1M2/R। तो -GM/M मतलब M² डिवाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन L। क्या उतनी ही स्पेयर की होगी, उतनी ही स्पेयर की, उतनी ही स्पेयर की। तो क्या मैं इसको 4 से चिपका सकता हूँ? ये सुनो, आइडेंटिकल है ना। ये देख, इसका भी मास वही है, इनके बीच का भी सेपरेशन वही, तो इसके भी मासेस वही हैं, सेपरेशन वही, इसके भी मासेस वही है, तो डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दे। अब आओ तुम लोग डायगोनल पे थोड़ा सा, सब लोग ध्यान से डायगोनल वाले पेयर पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है ना। तो डायगोनल वाले में अगर आप ध्यान दे पाएँ तो -GM/M मतलब M² एंड डिवाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन कितना? L√2। L√2. कितना होगा? पाइथागोरस चिपका दे। L है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? √L² दैट इज √2 L² दैट इज L√2। ठीक है ना। और ध्यान से देखें, क्या इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें इस डायगोनल वाले पेयर की भी मिल जाएगी? सिमेट्री है ना एक्चुअली। क्या है, इन दोनों के मासेस भी वही है, है ना, तो M/M M² हो जाएगा, और इन दोनों बीच का सेपरेशन कितना? वही है, कितना? L√2। क्लियर। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दे, तो फाइनली जो आंसर आएगा √2 निपटा दे, तो GM²/L/√2। इनमें से व्हाट इज कॉमन देयर? क्या कॉमन दिख रहा है? तो ये हो गई सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तीन आइडेंटिकल मासेस हैं, ईच ऑफ मास एम, इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पे बैठे ले हैं। ठीक है, ट्राइंगल का साइड एड मान लो अपने को D दे रखा है, उसने कितना दे रखा है? पहले पार्ट में आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आसान है ना। हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, सबको उठा के ऐड करा दें। हाउ मैनी नंबर ऑफ पेयर्स आर देयर? आवाज़ नहीं आई। यहाँ तो 3 ही पेयर देख रहे हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर और आखिरी पेयर। क्लियर है। हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल, सबको उठा के ऐड कर। आना तो बोलो रे। ये सुनो, -GM1M2/R, तो -GM/M M² डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना D, उतनी ही स्पेयर की, -GM/M/D उतनी ही स्पेयर की भी, सबको उठा के ऐड कर दे। तो ये तो पहले पार्ट का सीधा सीधा आंसर हो गया भाई। ठीक है, ये तो सबका बन गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम इफ द साइड ऑफ ट्राइंगल्स चेंज फ्रॉम D2 to D। ठीक है, अब समझें सवाल। इनिशियली जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे इक्वल ट्राइंगल के, है ना, कॉर्नर्स पे हैं जिसका साइड कितना है D। इन तीनों को उठा और अब ऐसे इक्वल ट्राइंगल पे रख दे, उनके कॉर्नर्स पे रख दे जिसका साइड कितना हो 2D। इन मासेस को यहाँ से आप उठाएं और शिफ्ट कर दें एक ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस पे हुज साइड इज 2D। बोलो, सवाल क्लियर है? इन तीनों मासेस को यहाँ से उठा ले और एक ऐसे ट्राइंगल के
कॉर्नर्स पे रख दे whose साइड इज 2D इंस्टेड ऑफ D। तो बता इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय दिस एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा फॉर्मूला घुमाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या घुमाएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in changing the configuration of a system, it is defined as change in potential energy of the system। किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट उतना ही वर्क डन करता है जितना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो कुछ नहीं करना है, इनिशियली जब मासेस यहाँ पे हैं तो देखें इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो जब मासेस इनिशियली यहाँ पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, देख लो, देखने की जरूरत क्या है, देख चुका है ये, देख ये यू क्या है, यही तो यू आई है। जब इनिशियली मासेस यहाँ पे हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये यू आई है। ऐसे ही फाइनली देख लें, तो फाइनली क्या मैं उसी तरह से एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, बोलो भाई, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये सुनो, इसकी हो जाएगी -GMM एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना 2D, उतनी ही स्पेयर की, उतनी ही स्पेयर की, तो ऐड करेगा डायरेक्टली ट्रिपल हो जाएगा। ये सुनो, ये डायरेक्टली ऐड कर दे, उसमें क्या दिक्कत है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली ट्रिपल मार दिया। ये सुनो, तो क्या UF अपना ये आ जाएगा, तो ये रहा UI, ये रहा UF, चिपका दे, हो जाएगा। तो बोलो कितना आएगा वर्क डन, फाइनल हो गया -3GM² 2D, और माइनस यू इनिशियल ये है, तो क्या माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये सुनो, माइनस है ना, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे आंसर कितना आएगा, बोल, हो जाएगा भाई, क्लियर है, ठीक है भाई। तो एक्सटर्नल एजेंट को इन मासेस को, एक्सटर्नल एजेंट को इन मासेस को, ठीक है, इस ट्रायंगल के कॉर्नर से उठा के इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखने में इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सवाल का मतलब है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।